स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल थ्योरी ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर डेटा हैंडलिंग शुरू करने वाले हैं, जो कि क्लास 8th के ऊपर बेस्ड है। इसमें मैं सारे आपको इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स कवर करवा दूंगा, सो दैट जब आप चैप्टर को स्टार्ट करो तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो बात करते हैं डेटा हैंडलिंग चैप्टर की। इसके नाम से ही हमें बहुत कुछ पता लग रहा है। चैप्टर का नेम डेटा हैंडलिंग, मतलब हाउ टू हैंडल योर डेटा। आप अपने डेटा को किस तरह से हैंडल कर सकते हो इफ़ेक्टिवली। और यहाँ पर डेटा आपकी जो है वो है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में आपके पास आ सकती है। वो किसी क्लास के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हो सकता है, स्टूडेंट्स के मार्क्स का रिकॉर्ड हो सकता है, कोई गेम है, कोई क्रिकेट है, कोई स्पोर्ट है किसी भी तरह का, एंड किसी की हाइट की इन्फॉर्मेशन, किसी की एज की इन्फॉर्मेशन। जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं वहाँ पे आपको पता है डेटा की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। तो उन चीज़ों को हैंडल करने का जो तरीके हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, डेटा हैंडलिंग में। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि हम पहले देखते हैं डेटा होता क्या है। डेटा इज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा एक टाइप की क्या होती है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो बहुत तरह के डेटा हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। क्लास का रिकॉर्ड हो सकता है, कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड हो सकता है, किसी स्पोर्ट का रिकॉर्ड हो सकता है, आप क्रिकेट देखते हो, आप देखते होगे जब भी कोई बैट्समैन स्कोर करता है तो वो प्रॉपरली आपको ग्राफ दिखाते हैं, बार ग्राफ्स बना देते हैं कि इस ओवर में इतने स्कोर्स रन हुए थे। जैसे मान लो ये आपका एक 2D प्लेन है, तो वो क्या करते हैं, एक्स और वाई, तो ये ऐसे एक बार बना देते हैं कि फ़र्स्ट ओवर में इतने स्कोर आए। वो यहाँ पे इसकी मार्किंग्स कर देते हैं 5, 10, 15 कि फ़र्स्ट ओवर में इतने स्कोर बने, सेकंड ओवर में इतने स्कोर बने, एंड थर्ड ओवर में इसके स्कोर बने। तो बेसिकली डेटा हैंडलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करते हैं एंड उसको इस तरह से स्टोर किया जाए कि लेटर ऑन जब हम उस डेटा को एक्सेस करें या उस डेटा को हम रीड करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है वो हम प्रॉपरली कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे भी देखो, कम ज़्यादा हमें पता लग जाता है कि किस पॉइंट पे कम हो रही चीज़ें और किस पॉइंट पे ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, तो डेटा को ऑर्गेनाइज करने के हमारे पास कुछ तरीके हैं। कौन कौन से, हम उन मेथड्स की बात करते हैं। आपको पता है हमने कुछ ग्राफ्स पढ़े थे, आपने लास्ट क्लास में पढ़े होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसमें अगर मैं बात करूं तो आपने पिक्टोग्राफ के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, पिक्टोग्राफ क्या होता था, उसमें आपको ना पिक्चर्स दे दी जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लो यहाँ पे मैं मंडे लिख देता हूँ, मंडे, यहाँ पे ट्यूसडे एंड यहाँ पे वेंसडे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इमेजेस बनी होती थी। मान लो मैं बॉक्सेस की इमेजेस बना देता हूँ, ये बॉक्सेस हैं।
ये हमारा एक और बॉक्स है और ये मंडे को एक और बॉक्स आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम एक बॉक्स बना देते हैं एंड यहाँ पे हम दो बॉक्सेस बना देते हैं। तो पिक्टोग्राफ स्टूडेंट्स क्या होता था? पिक्टोग्राफ एक ऐसा मेथड होता था जिसमें हमें पिक्चर्स दी होती थी एंड आप देखो, आपको मेंशन किया होता था, आपको यूनिट बताया होता था कि हेयर 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 50 बॉक्सेस। मतलब एक बॉक्स की वैल्यू 50 बॉक्सेस है। अगर आप कहीं पे भी ऐसा एक बॉक्स देखते हो तो उसकी वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? 50 बॉक्सेस। एंड हाफ भी आ जाते थे, ये देखो ऐसे करके। तो हाफ का मतलब क्या हो जाता था? अगर एक फुल बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 50 बॉक्सेस को, तो एक हाफ बॉक्स कितने बॉक्सेस को रिप्रेजेंट करेगा? 25 बॉक्सेस को। ठीक है, इस तरीके से 25 बॉक्सेस को। तो इससे हम देखो क्या आइडिया लगा सकते हैं, डेटा को हैंडल करना और डेटा को हैंडल करने का मोटिव। अब देखो, बहुत आसानी से हम कंपेयर कर पा रहे हैं कि मंडे को इतने बॉक्सेस सेल हुए थे, ट्यूसडे को इतने बॉक्सेस सेल हुए थे एंड वेंसडे को इतने बॉक्सेस सेल हुए थे। तो आप देखो, सबसे ज़्यादा जो सेल है वो मंडे के दिन में हुई है, ट्यूसडे को कम हो गई है और वेंसडे को मंडे के कंपैरेटिवली भी कम है। तो यहाँ से शॉपकीपर आइडिया लगा सकता है कि व्हाट माइट बी द रीज़न कि जो आपकी सेल, हमारी सेल है जो वो कम हो रही है। तो ये आपका पिक्टोग्राफ था, डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका, फर्स्ट वे आपका। ये आपने पिछले क्लास में सीखा हुआ है। ठीक है, तो इस पे आपको क्वेश्चंस भी आ जाते थे कि हाउ मेनी बॉक्सेस वर सोल्ड ऑन मंडे, हाउ मेनी बॉक्सेस वर सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड हाउ मेनी बॉक्सेस वर सोल्ड ऑन वेंसडे। राइट द डे ऑन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस वर सोल्ड। तो इस तरह से पिक्टोग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस बनते थे। तो सेकंड की बात करें तो सेकंड मेथड जो था आपका वो था बार ग्राफ। अब बार ग्राफ की बात करें तो बार ग्राफ में हमें क्या मिलता था देखने को कि हमारे पास इस तरह से एक वर्टिकल लाइन बनी होती थी एंड इसके साथ ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी होती थी। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन में क्या होता था? वर्टिकल लाइन आपको पता है, वर्टिकल लाइन वो लाइन होती है जो स्टैंडिंग होती है। अगर कोई भी लाइन आपकी खड़ी लाइन है तो हम उसको कहते थे वर्टिकल लाइन। ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? जो आपकी स्लीपिंग लाइन होती है। स्लीपिंग लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन आपकी वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, हम अपने डेटा को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे। कैसे? आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन पुट करते थे। जैसे आप यहाँ पे बोल सकते हो नंबर ऑफ बॉक्सेस। अगर मैं आपको यही वाला एग्जांपल रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तो नंबर ऑफ बॉक्सेस वाई एक्सिस पे, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस आप यहाँ पे बना लो 10 के बना लो। डिपेंड करता है आपके पास बॉक्सेस की इंफॉर्मेशन कितनी है। ठीक है, यहाँ पे आप डेज का बना लो, मंडे, यहाँ पे ट्यूसडे, यहाँ पे वेंसडे। अब देखो, अगर हम इसको कंपेयर करें तो मंडे में 1 बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 50 बॉक्सेस को, तो 1 इज इक्वल टू 50 है, तो 2 का मतलब 100, 3 का मतलब 150। तो हमने यहाँ पे नंबर्स कम लिए हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 100, 200, 300, 400 और 500 ले लेते हैं। तो 150 कहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स, आपको पता है? यहाँ पे 100 और 200 के बीच में। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा? ऐसे, बार ग्राफ। और जब हम वैल्यूज़ लेंगे तो हम अच्छे से समझ लेंगे। इसको देखें तो 50 और ये हाफ मतलब 75, तो ये आएगा कहीं पे 100 के पास, 100 से थोड़ा सा नीचे, तो ये आपका 75 रिप्रेजेंट हो गया। ऐसे ही आप वेंसडे का देखो, ये आपका 100 है, तो ये पूरा 100 पे पॉइंट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना बार ग्राफ बनाते थे। ये आपका सेकंड मेथड था। ठीक है जी, और यहाँ पे आप लिख देते थे नंबर ऑफ, सॉरी, डे। यहाँ पे आप लिखोगे डे। ठीक है, ये आपके दो मेथड से
इसके बाद आपको याद होगा आपने डबल बार ग्राफ भी पढ़ा था, ठीक है। आप इतना नोट कर लो पहले, फिर मैं आपको डबल बार ग्राफ के बारे में बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं डबल बार ग्राफ। तो डबल बार ग्राफ आपको पता है कि हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें टू सेट्स ऑफ डेटा आर टू बी displayed simultaneously। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, इकट्ठे, ठीक है। जब हमें दो सेट ऑफ डेटा एक साथ शो कराने हो। बार ग्राफ में हमने देखा था एक ही सेट ऑफ डेटा था, एक ही सेट ऑफ इंफॉर्मेशन थी, एंड यहाँ पे डबल बार ग्राफ में डबल का मतलब दो, तो दो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको इकट्ठे शो करानी पड़ती हैं। कैसे? एग्जांपल लेते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक स्टूडेंट का नाम ले लेते हैं राहुल, एंड हम देखें कि इन द मंथ ऑफ मार्च के मैथ्स में मार्क्स थे आउट ऑफ 40, इंग्लिश में थे 35 एंड साइंस में थे 45। ये मार्क्स हैं आउट ऑफ 50। एंड जो अप्रैल में टेस्ट हुआ है उसमें अगर हम देखें तो मार्क्स हैं मैथ्स में 35, इंग्लिश में 40 एंड साइंस में 42। तो ये आपके डेटाज हैं। अब देखो एक ही स्टूडेंट है राहुल, एंड उसी के हमने मार्क्स देखे हैं मैथ्स में, इंग्लिश में और साइंस में, बट दो सेट ऑफ डेटा हैं, एक मार्च का डेटा है और एक अप्रैल का डेटा है। अब हम इसको दो बार ग्राफ में शो करने से बेटर है कि हम उसको डबल बार ग्राफ में शो कर दें। कैसे? एक वर्टिकल लाइन बनाई जिसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जिसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और यहाँ पे आपका क्या होता है? ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पे हम मार्क्स लिख लेते हैं, यहाँ पे हम मार्क्स लिख लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50। हमारी मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 50 तक जा रहा है, तो 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। यहाँ पे आप सब्जेक्ट का नाम लिख लो मैथ्स, और उसके बाद आप यहाँ पे लिख लो इंग्लिश, यहाँ पे हम लिख देंगे साइंस। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो हमने मार्क्स डिस्प्ले करा दिए हैं एंड यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के नेम भी डिस्प्ले करा दिए हैं। तो ये कैसे शो करें? मार्च के मार्क्स कैसे शो करें और अप्रैल के मार्क्स कैसे शो करें? ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है, देखो बहुत ईजी सा सोल्यूशन है। आप यहाँ पे आपको ना बताना पड़ेगा एग्जामिनर को, जो भी आपका टेस्ट चेक कर रहा होगा उसको, उनको बताना ज़रूरी है कि जो मार्च के मार्क्स हैं आप उसको प्लेन बार के साथ रिप्रेजेंट करोगे। यहाँ पे आप मार्च लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे आप चेक लाइन बना दो और इसको आप कह दो कि आप इसको अप्रैल के साथ शो करोगे, ठीक है। तो देखते हैं, मार्च की बात करें तो मार्च के मंथ में मैथ्स में 40 मार्क्स थे, तो यहाँ पे आप इसको 40 तक ले जाओ। ये यहाँ से शुरू होके ये 40 तक एक लाइन गई, इसको कंप्लीट नहीं करना, ठीक है। अब अप्रैल में देखें, उस राहुल नाम के बच्चे के मैथ्स में 35 थे, तो 35 कहाँ तक जाएगा? ये यहाँ तक। तो ये ऐसे आके यहाँ से ये एक और बन जाएगा ऐसे करके, ठीक है। बस ये ऐसे आ जाएगा, इसको ज्वाइन कर देना। फर्स्ट वाली लाइन आपकी वाइट ही रहेगी, दूसरी वाली आपकी ये आ जाएगी चेक वाली जो आपने बनाई है, क्योंकि ये जो सेकंड सेट ऑफ मार्क्स हैं 35 ये अप्रैल मंथ के हैं, एंड अप्रैल को आपने कहा है कि आप चेक के साथ शो करोगे, ठीक है। अब इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में थे 35,
तो 35 कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ से एक लाइन बनाओ, उसको 35 तक लेके जाओ, और ये वाइट लाइन बन गई, इसको चेक नहीं बनाना। और दूसरे वाले में अप्रैल के मंथ में 40 मार्क्स हैं, तो 40 कहाँ जा रहा है, ये रहा 40 ऊपर। तो यहाँ से एक लाइन बनाओ, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दो, इसको भी ज्वाइन कर दो। ये तो वाइट ही रहेगा और ये आपका चेक आ गया, ये अप्रैल के मार्क्स हो गए। अब करते हैं साइंस की बात। साइंस में है 45 मार्क्स, तो यहाँ से हमने बनाए 45 मार्क्स, ऊपर गए, ये हो गए 40 और 50 के बीच में। ठीक है, अब देखते हैं साइंस में 42 मार्क्स। 42 मार्क्स आते हैं ये 40 के जस्ट ऊपर, तो ये यहाँ पे आके यहाँ पे बनेगा आपका, इधर ऐसे करके। ठीक है, इसको आप यहाँ से ज्वाइन करा दो और इसको यहाँ से ज्वाइन करा दो। तो ये वाइट लाइन को ऐसे ही रहने दो, और ये आपका सेकंड वाला बार क्या हो जाएगा, चेक फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से आप मार्क्स अपने शो कर सकते हो, और यही होता है डबल बार ग्राफ। एक ही स्टूडेंट था, दो अलग अलग मंथ थे। अगर आप सिंपल बार ग्राफ पे जाते तो आपको दो ग्राफ बनाने पड़ते, एंड दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ डबल बार ग्राफ, कि ऐसे आप कंपैरिजन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो कि मार्च के मंथ में स्टूडेंट के कितने मार्क्स थे, अप्रैल में कितनी इम्प्रूवमेंट है, एंड साइमल्टेनियसली आप ऐसे कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके 3 टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसमें मैंने आपको ये बताया कि पिक्टोग्राफ क्या होता है, पिक्चर्स की फॉर्म में, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया बार ग्राफ के बारे में, कि बार ग्राफ में बार को हम कैसे शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड मेथड मैंने आपको क्या बताया, डबल बार ग्राफ। तो ये आपके 3 मेथड्स हैं जिनसे आप डेटा अपना रिप्रेजेंट करते हो। आप इसको अच्छे से समझ लो, उसके बाद हम आगे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। एंड डेटा को ऑर्गेनाइज करने के टॉपिक में मैं आपको 3 मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा रॉ डेटा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाया जाता है यूजिंग टेलीमार्क्स। ठीक है, तो ये चीज़ समझने के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, और एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको तीनों चीज़ें समझाऊंगा। देखो एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ, वी हैव अ सेट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से, मैथ्स है, इंग्लिश है, एंड साइंस है। ठीक है जी, हमने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से पूछा है, वी हैव आस्क्ड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स which is their favorite subject, कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट इन तीनों में से कौन सा है। ठीक है, तो हमें डेटा दिया हुआ है इस तरीके से, कुछ देखना, मैथ्स, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें कौन सा डेटा दिया है कि कितने बच्चों को कौन कौन से सब्जेक्ट पसंद है। आप आइडिया लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम टोटल 9 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपका डेटा है ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। आप देखो, पहले मैथ्स आ गया, फिर से मैथ्स आ गया, फिर यहाँ पे फिर मैथ्स आ गया, यहाँ पे भी मैथ्स आ गया, फिर साइंस की बात करें यहाँ पे साइंस आ रहा है, फिर यहाँ साइंस आ गया, फिर यहाँ साइंस आ गया।
मकसद ये है, मोटिव ये है कि हम इन सारी चीज़ों को एक ही बार लिख दें सब्जेक्ट के नाम, और जितने बच्चे उनको सब्जेक्ट को उन पसंद करते हैं उनके नंबर यहाँ लिख दें। तो ऑर्गेनाइज हो गया डेटा आपका जो हम करना चाहते थे। अभी अनऑर्गेनाइज्ड है, और अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को ही हम क्या कहते हैं, रॉ डेटा। तो रॉ डेटा क्या होता है आपका, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि आप अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में रखो, मतलब अरेंज करके रखो प्रॉपर तरीके से। उसी तरह से जैसे हमारा डेटा है वो अभी ऑर्गेनाइज नहीं है, तो अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को हम कहते हैं रॉ डेटा। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाया जाता है यूजिंग टैली मार्क्स, और उसी के साथ मैं आपको फ्रीक्वेंसी बता देता हूँ। चलो फ्रीक्वेंसी मैं आपको यहीं बता देता हूँ। आप देखो मैथ्स कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4। तो मैथ्स की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 4। मतलब एक ऑब्जर्वेशन, एक एंट्री कितनी बार रिपीट हो रही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। मतलब यही है जो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स, कि कितनी बार एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अक्कर हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो पर्टिकुलर का क्या मतलब है, जिसकी बात की जा रही है। अगर मैं साइंस की बात करूं तो ये मेरी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन हो गई, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 2 एंड 3। तो साइंस की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3। ठीक है, तो रॉ डेटा आपको क्लियर है, अनऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन आ रही है, एंड अब आपका थर्ड टॉपिक रह गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। आप इतना पहले नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको ये वाली चीज़ समझाता हूँ। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स, जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था एग्जाम्पल, उसी की बेसिस पे मैं आपका टेबल रेडी करवाता हूँ। पहले हम बात करें सब्जेक्ट की, तो सबसे पहला जो आपका हेडिंग आएगी वो आएगी सब्जेक्ट की। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं हमारे पास, मैथ्स देखा था हमने वहाँ पे, इंग्लिश देखा था, एंड साइंस का देखा था, है ना। उसके बाद हमें सेकंड हेडिंग लिखनी है टैली मार्क्स, क्योंकि टैली मार्क्स तो हमें चाहिए ना। टैली मार्क्स कुछ नहीं होते, आपके फ्रीक्वेंसी होती है। और यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जो टैली मार्क्स है वो बनाने का एक तरीका है, उसको आपको प्रॉपर दिमाग में अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा कि टैली मार्क्स का यही एक प्रोसीजर है जिससे हमने टैली मार्क्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, इसको प्रॉपर हम टेबल का थोड़ा सा व्यू दे देते हैं। ड्राइंग आपकी मेरे से अच्छी है, वो आप कर लेंगे। ठीक है, तो मैथ्स हम देखें, मैथ्स कितनी बार रिपीट हो रहा था, हमने देखा था मैथ्स रिपीट हो रहा था। ये देखो, आप मैं आपको दिखाता हूँ जो मैथ्स की फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, मैथ्स की 4 है, साइंस की भी देख लेते हैं, 1 2 3। तो मैथ्स की 4, साइंस की 3, उसके बाद इंग्लिश की 1 और 2, तो 4 3 और 2 है। ठीक है, तो हम इसको बना लेते हैं कि टैली मार्क्स इसके कैसे बनेंगे। देखो स्टूडेंट्स, तो मैथ्स कितना था, 4। तो कैसे करना है इसको, आपने स्ट्रेट लाइन बनानी है, 1 2 3 4 बन गई। इंग्लिश के 3 तो 1 2 3, और साथ साथ में लिखते रहो 4 और 3। और सॉरी 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 सॉरी, इंग्लिश के 2 थे, 1 2,
साइंस के 3 थे, तो 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया 3। अब अगर 5 आ जाते तो क्या करते, तो ये देखो 1 2 3 4, ये करने के बाद आपने एक लाइन लगा देनी है ऐसे, टेढ़ी लाइन, स्लांट लाइन, ये रिप्रेजेंट करता है 5 को। ये 5 हो गया, उसके बाद दोबारा 6 7 8 9 और 10, तो ये टोटल आपका 10 हो गया, 5 ये और 5 ये। तो इस तरह से आप 5 रिप्रेजेंट कर देते। ठीक है, तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन आपको डेटा की बताई है, रॉ डेटा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और इस तरह से आप टैली मार्क्स बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, टैली मार्क्स की हेल्प से टेबल कैसे बनता है ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ तक हमारा था लेक्चर 1 डेटा हैंडलिंग का। आई होप आपको समझ लगी होगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लेक्चर 2 के लिए आप कनेक्टेड रहना मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जैसे ही आपकी वीडियो आएगी नई आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।